जो हमने बात कर ली सभी अवज्ञा आंदोलन की। गांधी जी का जबरदस्त आंदोलन था। ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, हमने पूरी स्टोरी पढ़ी इसकी। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, नमक बनाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। फिर गांधी जी से इरविन ने समझौता कर लिया, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर गांधी जी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गए, फिर गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, वहां से वो खाली हाथ लौटे। बाद में गांधी जी ने वापस जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, गांधी जी को वापस जेल में डाल दिया। ऐसे ये स्टोरी याद करनी है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए उसी क्रम में ध्यान रखनी है। ठीक है। पुनः यरवदा जेल में डाल दिया। फिर वो सांप्रदायिक पंचांट आया, मैकडोनाल्ड अवार्ड, उसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। फिर गांधी और अंबेडकर समझौता हुआ। फिर गांधी जी जेल से रिहा हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। ये स्टोरी थी। अब देखो, अब गांधी जी शांत है। शांत का मतलब क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में गांधी जी रचनात्मक कार्यों में लग गए हैं। रचनात्मक कार्यों में विशेषकर जैसे कार्य थे, जैसे अछूतों से या निम्न जाति से रिलेटेड जो थे, उनके अंदर इनका फोकस ज्यादा हो गया हरिजन कल्याण के लिए। हम पढ़ेंगे, एक समाचार पत्र भी निकाला जिसका नाम था हरिजन। उसके अलावा हरिजन सेवा संघ नाम का एक संगठन भी बनाया। तो इस दौरान फिर गांधी जी इन कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में ज्यादा लग गए। कांग्रेस भी छोड़ दी गांधी जी ने। ठीक है। सक्रिय जो कांग्रेस की सदस्यता है उससे भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो गांधी जी ने एक जैसे दांडी मार्च निकाला था, वैसे ही गांधी जी ने हरिजन मार्च निकाला। तो इसको समझो, हरिजन मार्च गांधी जी का। हरिजन मार्च। मार्च मतलब यात्रा। हरिजन मार्च गांधी जी ने निकाला था 7 नवंबर 1933 से ये शुरू हुआ था। 7 नवंबर 1933 से, और लगभग ये 9 महीने तक लगातार चला था। ये 29 जुलाई 1934 तक, ये लगभग 9 माह का मान सकते हो आप। 9 माह का लगभग ये यात्रा थी उनकी, जो 7 नवंबर 1933 से लेकर 29 मार्च 1934 तक की यात्रा थी। ये यात्रा इन्होंने शुरू की थी वर्धा से। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ये यात्रा गांधी जी ने कहां से शुरू की थी? वर्धा से। गांधी जी वर्धा आश्रम में रहने लग गए थे, और वर्धा के अंदर उन्होंने हरिजन मार्च की शुरुआत वर्धा से की थी। गांधी जी का एक कथन है भी है कि क्या कोई मेरे सम्मुख ये प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? गांधी जी का ये कथन है जो गांधी जी ने इस यात्रा के दौरान कहा था। गांधी जी का कथन कि कोई मेरे सामने यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। गांधी जी ने कहा कि ये हिंदू धर्म का पार्ट है ही नहीं। उसका कोई मेरे सामने आके बताए तो सही कि वास्तव में हिंदू धर्म का है ये हिस्सा, छुआछूत। ऐसा हिंदू धर्म में नहीं होता है। तो गांधी जी, एक चीज आप देख रहे हो कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में रचनात्मक कार्यों के अंदर रुचि लेने लग गए। ठीक है। तो उसके अलावा इस दौरान 1935 का एक्ट भी आया बाद में। 1935 का एक्ट आया। ठीक है। गांधी जी ने ज्यादा विरोध तो नहीं किया 1935 का।
एक्ट आया, अंग्रेजों का कानून आया, अधिनियम आया 1935 का। एक जानते हो ना, जो सबसे बड़ा कानून आया था, भारत शासन अधिनियम, वो आया था। इसी एक्ट में कहा गया था कि 1937 के अंदर प्रांतों में चुनाव करवाए जाएंगे, प्रांतीय चुनाव होंगे। तो कांग्रेस ने चुनावों में जबरदस्त तरीके से भाग लिया था। 1935 का एक्ट आया था, इस एक्ट में कहा गया था कि हम प्रांतों में चुनाव करवाएंगे। अंग्रेजों ने 11 प्रांत बनाए थे और उनके अंदर चुनाव करवाने की घोषणा कर दी, और प्रांतों को स्वायत्ता भी दी थी इस एक्ट से। पॉलिटिकल वाले तो जानते ही हैं, और हिस्ट्री वाले फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों में तो सिलेबस का ये पार्ट रहता है। तो 1935 का एक्ट आया। तो 1935 का जो एक्ट आया था, 1935 के एक्ट के अंदर 1935 के एक्ट के अंदर ये बात आई कि भाई प्रांतों को स्वायत्ता दी जाएगी, ठीक है, और प्रांतों को स्वायत्ता दी जाएगी, प्रांतों में चुनाव करवाए जाएंगे। तो इस कारण से कांग्रेस ने दिलचस्पी ली कि प्रांतों को स्वायत्ता दी गई है, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो 1937 में जब प्रांतों में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। जबरदस्त रिजल्ट आया। कांग्रेस की एक तो स्पष्ट सरकार थी, और कहीं पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार थी, कांग्रेस ने सपोर्ट दे रखा था, उनकी सरकार थी। तो कांग्रेस के सपोर्ट से ही बनी 11 में से 8 प्रांतों में सरकार। कांग्रेस का बढ़िया रिजल्ट आया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, 1929 की बात है। 1929 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 के अंदर क्या होता है कि कांग्रेस की अनुमति के बगैर ही, अनुमति के बिना ही अंग्रेजों ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, शामिल कर दिया। अंग्रेजों ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। अंग्रेजों का राज था, भारतीय सरकार को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। इससे कांग्रेस बड़ी नाराज हो गई, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि हमें बिना पूछे ही आपने भारत को कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। और कांग्रेस ने जो यहाँ 1937 में आप देख रहे हो, 8 प्रांतों में जो सरकार बनाई है, यहां से अपना समर्थन वापस ले लेती है और सरकारें गिरा देती है, त्याग पत्र दे देती है। तो अब इसके विरोध में, इस चीज के विरोध में ये बात है, लगभग 5-6 नवंबर की बात है, ये 5-6 नवंबर के आसपास की बातें हैं ये। 5 नवंबर को 1939 को कांग्रेस ने आठ प्रांतों से त्यागपत्र दिया। 8 प्रांतों की सरकार से कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया कि भाई आपने हमसे पूछा नहीं और भारत को कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया और 8 प्रांतों की सरकार से त्यागपत्र दे दिया। जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया तो खुश कौन हुए? मुस्लिम लीग खुश हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी प्रांतों का चुनाव लड़ा था और उसको सही रिजल्ट नहीं मिला था।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था, उसे भी रिजल्ट ढंग का नहीं मिला था। दोनों पार्टियों को रिजल्ट ढंग का नहीं मिला। तो हुआ क्या था कि दोनों ही पार्टियों को जब ढंग का रिजल्ट नहीं मिला, तो दोनों पार्टियां कांग्रेस के त्यागपत्र देने पर बड़ी खुश हुई और इस दिन को धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। 22 दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को, ये मैं बातें जो आपको बता रहा हूं, ये आगे की रूपरेखा तैयार होगी इससे। 8 प्रांतों की सरकार से कांग्रेस के त्यागपत्र देने पर इस दिन धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस मनाया। किसने मनाया था? एक तो मनाया था मुस्लिम लीग ने, और एक बनाया था B.R. अम्बेडकर ने। इनकी पार्टियों ने चुनाव लड़े थे, लेकिन इनको कोई खास फायदा नहीं हुआ था। अब देखो, कांग्रेस की बैठक होती है, कांग्रेस का जो हर साल अधिवेशन चलता है, ये वैसे चल रहा था। और 1940 के अंदर कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है। पहली बार कांग्रेस किसी गांव के अंदर, गांव में पहला तो फैजपुर था, रामगढ़ अधिवेशन होता है। 1940 के अंदर कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है, जो कि पहले बिहार में पड़ता था, अब झारखंड में पड़ता है रामगढ़। यहां पर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना आजाद। मौलाना आजाद, पूरा नाम कहूं तो मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। मौलाना अब्बुल कलाम इसकी रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और यहां पर एक प्रस्ताव पास होता है, गांधी जी को आंदोलन चलाने की छूट देते हैं, और एक प्रस्ताव पास होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह का। कौन सा प्रस्ताव पास होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। गांधी जी को कहते हैं कि आप अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाओ। तो गांधी जी को एक आंदोलन चलाने के लिए इसमें प्रस्ताव पास हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव है वो कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो रामगढ़ में पास हुआ था। जैसे सविनय अवज्ञा वाला लाहौर में हुआ था, और जो असहयोग वाला था वो नागपुर में हुआ था। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ है। ये किस बात को लेकर था कि हमें पूछे बगैर आपने हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में क्यों शामिल कर दिया? इसके विरोध में गांधी जी अब आंदोलन चलाएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह उसका नाम रखा गया है। अब देखो, इस बीच लालच देने की सोचते हैं गवर्नर जनरल। उनके टेंशन हो जाती है कि गांधी जी तो आंदोलन चला देंगे, हमारे तो वैसे ही समस्याएं हैं, हमारे तो पहले से ही युद्ध चल रहा है, और युद्ध में हम हार भी रहे हैं, शुरू शुरू में तो ऐसी स्थितियां थी। तो यहाँ वायसराय जो था, गवर्नर जनरल था, वो चिंता में था। तो उसने एक प्रस्ताव लेकर आया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ये 1940 में लेकर आया था अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, इस चीज को समझो। 1940 के अंदर आया था, ये वायसराय लेकर आया था, गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो था, वो ये प्रस्ताव लेकर आया था।
इसने क्या किया इस प्रस्ताव में, इसने ये प्रस्तुत किया गया इसके द्वारा, इसने कहा कि भाई युद्ध बंद हो जाने दो, युद्ध बंद हो जाए तो आप भारत का संविधान भी बना लेना और डोमिनियल स्टेट है उसका दर्जा भी आपको दे देंगे। इसमें दो बातें कही गई, डोमिनियल स्टेट का दर्जा दे देंगे, औपनिवेशिक राज्य का, डोमिनियल स्टेट का दर्जा वह भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की बात कही। एक बार इसको मिटाता हूं मैं कुछ बताने के लिए। युद्ध के बाद यह शर्त ऐसे थी कि युद्ध बंद होने के बाद, युद्ध के बाद कि आप ना, आप हमारा विरोध मत करो, युद्ध चल रहा है, आप हमारा सपोर्ट करो, कांग्रेस को और सबको कहा कि आप सपोर्ट करो, आप आंदोलन मत चलाओ, आप सपोर्ट करो, ये मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने कि युद्ध बंद हो जाएगा, युद्ध के बाद मैं आपको डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिलवा दूंगा, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिला दूंगा और आपको आपका संविधान भी आप बना लोगे। लेकिन गांधी जी इस अगस्त प्रस्ताव से खुश नहीं थे। मैं गांधी जी के बारे में बता रहा हूं इसलिए गांधी जी की स्टोरी बताऊंगा। तो गांधी जी ने कहा यहां पे, गांधी जी ने कहा, अभी मैं रिवीजन करा दूंगा तब चीजें समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। रिवीजन जो मैं कराता हूं ना उसको मत छोड़ना आपको। गांधी जी कहते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव है, वो अगस्त प्रस्ताव में जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, और जो ये उपनिवेशी सरकार है जो अंग्रेजों की, इसके बीच में जो खाई है और ज्यादा चौड़ी होगी, इस प्रस्ताव से हम संतुष्ट नहीं है। तो गांधी जी का कहने का मतलब यह था कि अगस्त प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों व जो अंग्रेजी सरकार है, उपनिवेशी सरकार है, सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी। तो गांधी जी को तो कह दिया आप तो आंदोलन चलाओ, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके खिलाफ इन्होंने हमें द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया है। अंग्रेज कह रहे हैं भाई हमारी बात तो सुनो, लेकिन गांधी जी को कह दिया कांग्रेस ने आप तो आंदोलन चलाओ। गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाओ? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये गांधी जी का ही तैयार किया हुआ प्रस्ताव है। गांधी जी ने कहा ऐसा ऐसा करना है, मेरी ऐसी ऐसी प्लानिंग है। तो उन्होंने कहा ठीक है गांधी जी, आप जैसा उचित समझो। अब गांधी जी का एक बहुत शानदार आंदोलन शुरू होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह बड़े आंदोलन में है गांधी जी के। देखो गांधी जी के जो आंदोलन है वो बड़े आंदोलन में पहला 1920 असहयोग आंदोलन, फिर 1930 सविनय अवज्ञा, फिर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो कंटिन्यू देखो, 1920 में आंदोलन है, 30 में आंदोलन है, 1940 के अंदर आंदोलन है। तो डेटे अच्छी तरह से आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। 40 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, ठीक है। इस आंदोलन को देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, क्या इसकी रूपरेखा गांधी जी ने बनाकर प्रस्ताव पास करवाया था? ये आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था पवनार से।
पवनार एक महाराष्ट्र में जगह है, वहां से शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था, इसकी डेट थी 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार, पवनार महाराष्ट्र से। तो ध्यान रखना ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने शुरू किया। नेतृत्व गांधी जी के हाथ में ही तो था। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। लेकिन इसमें क्या था? गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक एक व्यक्ति को सत्याग्रही मैं बनाऊंगा, और वो व्यक्ति क्या है, अंग्रेजों के सामने जाएगा और उनका विरोध करेगा। उनका विरोध करेगा अंग्रेजों के प्रति। प्रतीकात्मक विरोध कहा जाता है इसको, नैतिक प्रतीकात्मक विरोध, कि उनके सामने जाओगे और उनका विरोध करोगे। पर्सनल आदमी, तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत हो गया ना, पर्सनल है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। तो एक तो है दिल्ली चलो नारा, और ये है दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, दिल्ली चलो नारा किसका है? नारा पूछे ना दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस का है। इसमें क्या था? अंग्रेजों के प्रति, इसके अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह में अंग्रेजों के प्रति नैतिकता का ध्यान रखते हुए उनका क्या करना है? प्रतिरोधात्मक विरोध करना है। उनका विरोध करना है हमें जाकर, प्रतिरोधात्मक प्रतीकात्मक विरोध। यानी ऐसा लगना चाहिए कि एक प्रतीकात्मक विरोध है, प्रतीक के रूप में। भाई एक एक आदमी सत्याग्रह तो चला नहीं सकता व्यक्तिगत, लेकिन एक प्रतीक के रूप में उनको कि हाँ हम विरोध में हैं आपके। इसके अंदर गांधी जी ने क्या किया? टीम अलग अलग बनाई। इन्होंने प्रथम सत्याग्रही बनाया। इन्होंने क्या, इस आंदोलन में अलग अलग सत्याग्रही नियुक्त किए। प्रथम सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही, ये दो तो पूछ ही लिए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो गांधी जी ने सत्याग्रही नियुक्त किए। तृतीय सत्याग्रही, द्वितीय, तृतीय, ये मैंने दूसरा लिख दिया, दूसरा या द्वितीय एक ही बात है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने सत्याग्रही नियुक्त किए। तो पहला सत्याग्रही था विनोबा भावे। विनोबा भावे, ध्यान रखना है, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, खूब आ चुका है। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो ये जाएंगे, जाकर विरोध दर्ज कराएंगे पर्सनली। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकमात्र सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, जो गिरफ्तार हुए थे। इसमें जाकर आपको वो नैतिक रूप से, नैतिकता का भी ध्यान रखना है और प्रतीक रूप में आपको विरोध दर्ज कराना है। फिर भी इसके अंदर जो सजा हुई है इस आंदोलन में, वो जवाहरलाल नेहरू को हुई थी, एकमात्र सत्याग्रही जिसे इस आंदोलन में सजा हुई। जवाहरलाल नेहरू पर मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें सजा हुई। इस मामले में एकमात्र सत्याग्रही था जवाहरलाल नेहरू, जिसको इसमें सजा हुई थी। देखो, आपने विनोबा भावे का नाम जरूर सुना होगा। गांधी जी के मरने के बाद उनके पदचिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति है विनोबा भावे। गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल में भी गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी गांधी जी के साथ। और गांधी जी ने सर्वोदय का विचार दिया था, उसके आधार पर इन्होंने सर्वोदय समाज भी बनाया था। सर्वोदय नोट लगा के बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना है। ये सर्वोदय शब्द है, ये गांधी जी की देन है। सर्वोदय शब्द, ये सर्वोदय शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हाँ, सर्वोदय समाज है ना, वो विनोबा भावे ने बनाया था।
लेकिन सर्वोदय शब्द है ना, वो महात्मा गांधी का दिया हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया पवनार से। इसे दिल्ली चलो भी कहते हैं। आप जाके अपना विरोध दर्ज कराओगे। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। और एकमात्र सत्याग्रही थे जिनको जेल जाना पड़ा था, इस मैटर में सजा भी हो गई जवाहरलाल नेहरू को। और ये सर्वोदय जो वर्ड है ये महात्मा गांधी का दिया हुआ है। हाँ, सर्वोदय समाज जो है वो विनोबा भावे का बनाया हुआ है।
इस दौरान कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। तो इस दौरान जब कांग्रेस के अधिवेशन नहीं होते हैं, तब कांग्रेस कमेटियों की बैठक होती है, जो कार्यकारिणी होती है उसकी बैठक होती है। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई जुलाई 1942 के अंदर। यह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से। 1942 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र में है। कांग्रेस कमेटी की बैठक कर दूं या कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक कर दूं, एक ही बात है। कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, कांग्रेस के जो कार्यकारिणी के मेन मेन लोग होते थे उसकी बैठक हुई वर्धा के अंदर महाराष्ट्र में। ये बैठक हुई और यहां इसकी अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के अध्यक्ष चले आ रहे थे मौलाना आजाद, क्योंकि 1940 में वो रामगढ़ अधिवेशन में थे, उसके बाद कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। तो कंटिन्यू वही अध्यक्ष 45 तक चलते आ रहे थे। तो अध्यक्षता की मौलाना आजाद ने, क्योंकि वही करेंगे। पुराना नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शॉर्ट नेम मौलाना आजाद। उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि वही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं 40 से लेकर 45 तक। यहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया और भारत छोड़ो का प्रस्ताव है, प्रस्ताव है वो पारित भी हो गया। तो प्रस्ताव का समर्थन जो किया था, जिसने समर्थन कह दो या अनुमोदन, फॉर्मेलिटी होती है ये। फॉर्मेलिटी क्या होती है कि कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है तो एक तो रखने वाला होता है, एक उस प्रस्ताव का सपोर्ट करने वाला, समर्थन करने वाला होता है। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा था। अब जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रख दिया, ठीक है, फिर एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक आदमी खड़ा होकर उसका अनुमोदन करेगा। तो सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था, ध्यान रखना ये। और ये जो ड्राफ्ट किसने बनाया था भारत छोड़ो का, आलेख किसने बनाया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने लिखा था, प्रस्ताव किसने बनाया था, का आरेख कह दो, प्रारूप कह दो, प्रारूप कह दो, लेखक कह दो इसके, कौन है? खुद महात्मा गांधी। इसकी पूरी प्लानिंग महात्मा गांधी की प्रस्ताव की है, जो उन्होंने रखाया था जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि महात्मा गांधी तो कांग्रेस के मेंबर ही नहीं थे। एक्टिव मेंबरशिप से 1934 में त्यागपत्र दे चुके थे। तो गांधी जी तो आते ही नहीं थे मीटिंग के अंदर, और ये केवल कांग्रेस कमेटी की बैठक होती थी। तो ऐसे गांधी जी को बुला ले वो एक अलग बात है, गांधी जी लेकिन इस कार्यकारिणी के सदस्य नहीं थे। तो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा, अनुमोदन पटेल ने किया, और वास्तव में ये आलेख जो तैयार किया है, आरेख लिख दिया गया। ये जो प्रारूप ड्राफ्ट जो तैयार किया है, ये तैयार किया है महात्मा गांधी ने, इसके लेखक महात्मा गांधी है, और ये प्रस्ताव पारित भी हो गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। लो साहब, अब गांधी जी को कहा चला लो आंदोलन। लो, गांधी जी को वर्धा में अनुमति मिल गई है आंदोलन चलाने की। अब गांधी जी का आंदोलन चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपसे पूछेंगे ना कि गांधी जी का आंदोलन जो भारत छोड़ो है वो कहां से पारित हुआ था? हर आंदोलन पता होना चाहिए। तो यहां कांग्रेस अधिवेशन तो हो नहीं रहे हैं, तो कमेटी की बैठक हो रही है, कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वर्धा में, वहां से पारित हुआ है भारत छोड़ो प्रस्ताव जुलाई 1942 के अंदर। एक बार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था, उसके बाद में गांधी जी रचनात्मक कार्यों में लग गए। रचनात्मक, निम्न जाति, इन कामों में लग गए थे गांधी जी। और गांधी जी ने इसके लिए एक हरिजन मार्च या हरिजन यात्रा भी निकाली।
7 नवंबर 1933 से लेकर 29 जुलाई 1934 तक 9 माह तक ये यात्रा चली। ये यात्रा वर्धा से शुरू हुई थी। हरिजन मार्च वर्धा से शुरू हुआ था। गांधी जी का कथन है कि कोई भी मेरे सामने आकर ये प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। यानी कोई मेरे सामने आके ये प्रमाणित तो करे, कोई मेरे सामने आकर ये प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। कि मेरे सामने आके कोई ये प्रमाणित करे कि है ना अस्पृश्यता है वो हिंदू धर्म का पार्ट है। यानी इनके कहने का मतलब है अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कोई पार्ट नहीं है, हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कोई मेरे सामने ये प्रमाणित कर सकता है कि 1935 को ये एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम। और इस एक्ट में आया कि प्रांतों में चुनाव होंगे। 1937 में बढ़िया चुनाव हुए। 11 प्रांत थे अंग्रेजों के। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें मिली खुद की स्पष्ट सरकारें, मिली जुली सरकारें बनी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। कांग्रेस की अनुमति के बिना ही अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस इससे नाराज हो गई कि हम भाई 8 प्रांतों में बैठे हैं, आप हमसे पूछ ही नहीं रहे हो और आप भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर रहे हो। तो 5 नवंबर 1939 को कांग्रेस ने इसके विरोध में, इसके जो हमें शामिल कर दिया उसके विरोध में, इसके विरोध में 8 प्रांतों की सरकार से त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर को 8 प्रांतों की सरकार से जब त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग बड़ी खुश हुई। तो उसने धन्यवाद दिवस या इस दिन को मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर को, B.R. अम्बेडकर ने और मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पास होता है कि गांधी जी आंदोलन चलाओ। इसी बीच क्या होता है, अंग्रेज लालच देते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ये वायसराय लेकर आया था, लॉर्ड लिनलिथ को ये लेकर आया था। इसने प्रस्तुत किया था कि युद्ध के बाद आपको डोमिनियल स्टेट बना देंगे और भारतीयों द्वारा ही संविधान निर्माण की बात कही कि भारतीय संविधान बनाएंगे। गांधी जी ने कहा कि ये अगस्त प्रस्ताव तो राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच की जो खाई है उसको और ज्यादा चौड़ी करेगा। अब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह रामगढ़ से पास करवाया, कांग्रेस अधिवेशन से, और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। शुरू हुआ था ये 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र से। नेतृत्व गांधी जी के हाथ में ही था। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। अंग्रेजों के प्रति नैतिक प्रतीकात्मक विरोध था। जाओ और उनका विरोध दर्ज कराओ आप पर्सनली। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही थे, ये नंबर पूछ लेते हैं, प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। एकमात्र सत्याग्रही जिसे इस आंदोलन में सजा हुई, जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द दिया महात्मा गांधी ने। ये सर्वोदय वर्ड महात्मा गांधी का दिया हुआ है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि सर्वोदय समाज है वो विनोबा भावे का बनाया हुआ समाज है। ये गांधी जी का आंदोलन बढ़िया चला। अब देखो, अब एक नई घटना होती है, क्रिप्स मिशन। 1942 के अंदर ये क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्रिप्स मिशन भारत आया और क्या कहता है कि हम आपको डोमिनियल बना देंगे, आपके लिए एक निर्वाचित संविधान सभा बना देंगे। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन का विरोध करते हुए कहा कि ये तो टूटते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, बाद की तिथि का चेक है। भाई आप कहते हो कि बना देंगे युद्ध खत्म होने के बाद में, ये नहीं चलेगा। गांधी जी इसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी। तो गांधी जी ने कहा मैं भारतीय की धूल से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर दूंगा। तो कांग्रेस समझ गई गांधी जी आंदोलन चलाएंगे। और जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ही करेंगे, क्योंकि वही कांग्रेस के 5 साल अध्यक्ष रहेंगे इस दौरान। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन अनुमोदन किसने किया? सरदार पटेल ने।
भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख प्रारूप किसने तैयार किया? महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो प्रस्ताव यहां वर्धा से पारित हो गया। मैं केवल एग्जाम बेस बातें बता रहा हूं, हमें सिलेक्शन से मतलब है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन बातों को मैं नोट्स की तरह पढ़ा रहा हूं, एकदम नोट्स बना रहा हूं हूबहू, ऐसे ही आपको नोट्स तैयार करने हैं ये। ठीक है, तो ये बड़ा जटिल कार्य है, लेकिन एक बार तैयारी कर ली ना, ये मेरे लिए जटिल है, बहुत जटिल कार्य है ये। नहीं तो पेज दे दूं कि ये पीडीएफ पर यहां समझा दूं, तो उसका मजा नहीं है, एकदम नोट्स की तरह। इसके बाद ये घटना हुई, ये घटना हुई, ये घटना हुई, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं। तो ये बात हुई यहां पे। अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा।